हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाज़रीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, अपील करते हैं कि जो साथी अभी तक जुड़े नहीं हैं वो फ़ौरन इस बेबाक चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो लाल से सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें। घंटी के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, जिसपे पहला ऑप्शन रहेगा ऑल का, उससे भी टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर फ़ौरन मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, ज़ाहिर बात है कि ये कोई सरकारी चैनल नहीं है और चैनल चलाने के लिए बड़ी सलाहियत, बड़ी बेबाकी, बड़ी जुर्रत और बड़ा रुपया पैसा लगता है। आप अगर चाहते हैं कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ ऐसे ही बेबाक अंदाज में आवाज़ उठाते रहें, आप चाहते हैं कि मुसलमानों के ऐसे चैनल बाकी रहे और तरक्की करे, तो प्लीज़ आप अपनी ताकत के एतबार से हर महीने या हर हफ्ते 200, 500, 1000 जो भी अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप हमारे चैनल की माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र दौड़ाएं हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया गया है। प्लीज़ बैंक के थ्रू या ऑनलाइन जिस तरह भी हो सकता है आप हमारे चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, आइंदा कल जुमा है। जी हाँ, जुमा का दिन होगा। ग़ालिबन यूँ समझिए कि 26 तारीख़ रहेगी। 26 तारीख को रात 9:30 बजे यानी बाद नमाज इशा, हर हफ्ते की तरह हज़ारों की तादाद में आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो 9:30 बजे इंशाल्लाह आइंदा कल रात में लाइव बयान होगा इसी चैनल पर हमारा। और कल के बयान का अहम उन्वान होगा कि अच्छी मौत किसे कहते हैं और बुरी मौत किसे कहते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर भी जो मौतें हो रही है इसके ताल्लुक से भी बहुत अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं। ऐसे ही कभी औरतों को भी आपने देखा होगा कि औरतें कहती है कि डिलीवरी में जो औरत मरती है तो नापाकी की हालत में मरी, बड़ी बुरी मौत है। तो खैर ऐसी बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों के दिमाग में हैं, जहालत की वजह से या कम इल्मी की वजह से। तो इंशाअल्लाह आइंदा कल इस अहम टॉपिक पर बात होगी कि अच्छी मौत किसे कहते हैं, बुरी मौत किसे कहते हैं और कौन सी मौत की अल्लाह से तमन्ना करना चाहिए। तो ये बहुत अहम मौजू है। आइंदा कल रात में 9:30 बजे इंशाल्लाह आप भी लाइव आ जाए, बयान सुने और अपनी पूरी फैमिली को बिठाकर, अपने बाल बच्चों को, घर की औरतों को बिठाकर बयान सुनाएं और दूसरे दोस्तों तक भी इस दावत को, इस मैसेज को पहुंचाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल मैंने प्राइम न्यूज़ में बाबा रामदेव के ताल्लुक़ से पूरी तफसील बताई थी। जी हाँ, बाबा रामदेव जो मुल्क का सबसे मालदार बाबा है, जी हाँ, अब रामदेव पर मुकदमा हो गया है। कोरोना के नाम पर जो धोखा बाबा रामदेव कर रहा था, मुकदमा हो गया। बिहार में बाज़ाब्ता केस दर्ज हुआ है और राजस्थान हुकूमत भी बाबा रामदेव के खिलाफ हरकत में आ गई और बताया जा रहा है कि 30 जून को रामदेव के मुकदमे की समाअत हो सकती है। रामदेव ने कोरोना के नाम पर एक दवा लॉन्च किया और उसका प्रचार प्रसार किया। हालांकि फ़ौरन 5 घंटे के बाद हुकूमत ने उस पर बैन लगा दिया, मगर रामदेव की पोल खुल गई और मुल्क के अलग अलग मकामात पर, अलग अलग शहरों में रामदेव के खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा
बहुत पहले से हम लोग इस बात का तस्करा कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है और जब भी कोई कांड करना होता है, हुकूमत को महंगाई बढ़ाना होता है तो कुछ मुद्दों में उलझा देती है। फिर अमीश देवगन जैसे दलाल हुकूमत के पास मौजूद है और कई दलाल मीडिया मौजूद है जो लोगों का ध्यान हटाने में लगी रहती है। खैर, इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल ने हुकूमत पर जबरदस्त अंदाज में पेट्रोल डीजल की इजाफी कीमतों पर हुकूमत पर जबरदस्त अंदाज में तनकीद किया, तंज किया और दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक के हमला करते हुए कहा कि कोरोना तो मोदी के लिए, भाजपा के लिए पैसा कमाने का मौका बन गया, जरिया बन गया। और डीजल की कीमत के खिलाफ शिवराज सिंह को फिर एहतजाज का चैलेंज दिग्विजय सिंह ने दे दिया है। जम्मू कश्मीर में बाकायदा यूथ कांग्रेस की जानिब से एहतजाज, धरने, आंदोलन शुरू हो गया है और कई अपोजिशन पार्टियों के अलावा आम जनता भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ अब आंदोलन करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दूं कि मोदी हमेशा ऐतिहासिक काम करते हैं, तो मोदी ने पहला ऐतिहासिक काम यह भी किया कि आज तक डीजल की कीमत पेट्रोल से आगे नहीं गई थी। मित्रों, यह मोदी जी ही कर सकते थे, सो मोदी जी ने करके दिखा दिया। नाजरीन, महाराष्ट्र के पूना भूकरदन बड़ा अजीब वाकया पेश आया है, बड़ा दर्दनाक, अलमनाक वाकया पेश आया। 4 सगे भाइयों समेत 5 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी की उम्रें 7 से 18 साल के दरमियान है और इनका बाप रोजी की तलाश में अपने बच्चों को महाराष्ट्र साथ लाया था। चारों बच्चियों की तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी और वो तालाब जहां यह हादसा हुआ, तालाब के किनारे जमा मकामी लोग भी आपको नजर आएंगे। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दूं खबरें कुछ ऐसी है। पहले वाकई में 4 सगे भाई जो महाराष्ट्र के पुणे में नहाने गए थे वो नदी में डूबकर मर गए। ऐसे ही ये चारों अफराद असल में उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले थे और उनका बाप बिजनौर से यहाँ पर महाराष्ट्र में कमाई के लिए आया था। सलीम, जिसकी मरने वाले की उम्र, जो 4 भाई है सगे, सलीम जिसकी उम्र है 18, फैसल 17, नवाजिश 10 और दानिश 6। इसी तरीके से चारों की लाशें नदी में मिली है। और दूसरा वाकया महाराष्ट्र के भोकरदन का है। भोकरदन के करीब तलेगांव वाड़ी में पेश आया। डूबने की वजह से ये बच्चियां यूं समझिए कि दम तोड़ गई है। एक का नाम शोबी लतीफ़ पठान 6 साल, ऐसी मुनीब नवाज पठान 6 साल और अल्फिया गौस खान पठान 7 साल, सानिया असलम पठान 6 साल और शोबी असलम पठान 5 साल। इस तरीके से 5 बहनें, ये डूबने का दर्दनाक वाकया, 4 सगे भाइयों समेत 5 बच्चियों के डूबने का दर्दनाक वाकया महाराष्ट्र के पूना और भोकरदन में पेश आया। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर श्रीनगर से मैंने आपको बताया था कि वहाँ एक पढ़ा लिखा PhD स्कॉलर बेटा हिलाल, जी हाँ, गुज़िश्ता कल खबर थी कि कुछ जिम्मेदारों ने यह कहा था कि बिलाल हिज़्बुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है। जी, फौज के कुछ जिम्मेदारों ने यह बात कही थी। लेकिन आपको बता दें कि गुज़िश्ता कल फिर अफराद खाना जो बिलाल के घर वाले हैं और रिश्तेदारों ने ज़ोरदार अंदाज में एहतजाज और आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि लापता PhD स्कॉलर हमारा बेटा हिलाल, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से PhD किया है, उसके वालिद मरहूम गुलाम मोहिउद्दीन जी, उनके पूरे खानदान और रिश्तेदारों ने एहतजाज करते हुए हाथों में उन्होंने बाकायदा तख्तियां ली थी जिस पर लिखा था वी वांट जस्टिस, क्या हमें इंसाफ चाहिए। और वो ये लोग कह रहे थे कि ये खबर जो चलाई जा रही है कि हिलाल ने हिज़्बुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार कर ली, बिल्कुल झूठी है। बल्कि उन्होंने इंसाफ की मांग करते हुए ये नारे लगाए कि हिलाल को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। और हिलाल के चाचा निसार अहमद ने पत्रकारों को, नामनिगारों को बताया कि कल जो DGP साहब का बयान आया था कि हमारा जवान हिज़्बुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है, ये बिल्कुल झूठा बयान है। जहां तक हमें मालूम है इसका मिलिटेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने कहा, कभी बोलते हैं कि वो तसादुम में मारा गया, तो कभी बोला जाता है कि वो जंगजुओं की सफ़ों में शामिल हो गया है। अगर हमारा बच्चा जंगजुओं की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार कर चुका है तो फिर हुकूमत की मुख्तलिफ टीमें उसे पहाड़ों
पहाड़ों में क्यों ढूंढ रही है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर गुलबर्गा शहर से आई है। गुलबर्गा में एक वली कामिल हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाहि अलैह की वो आखिरी आरामगाह है जो गुलबर्गा में है। उनकी मज़ार मुबारक वहाँ पर वाक़ है। अभी खबर आई है कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के आस्थाने पर भी बिला लिहाज मज़हब मिल्लत हर कोई वहाँ पर भी हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की तरह अल्लाह वालों के आस्थाने पर हर धर्म के लोग हाज़री देते हैं। रियासती हुकूमत यानी कर्नाटक ने ख़ास तौर से 8 जून को दरगाहों, मसाजिद और मंदिरों को खोलने की इजाज़त दी थी, मगर दरगाह इंतज़ामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर दरगाह शरीफ को ज़ायरीन के लिए नहीं खोला था। अब खबरें आ रही है कि अब उस दरगाह शरीफ को ज़ायरीन के लिए कुछ शराइत के साथ खोल दिया गया है। बता दें कि दरगाह शरीफ को बाद नमाज फजर खोला जाएगा और फिर दोपहर 2 बजे बंद कर दिया जाएगा, फिर शाम में 4 बजे खोला जाएगा और शाम 7:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इस वक्फे में दरगाह शरीफ के पूरे अहाते को सैनिटाइज किया जाएगा। ऐसे ही दरगाह में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है और 60 बरस से जायद की उम्र के लोग और 10 बरस से कम उम्र के बच्चे, इन लोगों को वहाँ पर दाखिले की इजाज़त नहीं है। साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार और नज़ले से मुतासिर अफराद को भी दरगाह शरीफ में जाने की, दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। नाज़रीन, चीन और भारत का जो विवाद बॉर्डर पर शुरू है, इसको लेकर अब भाजपा सरकार पर पूरा मुल्क थू थू करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ अंधभक्त भी अब समझ गए हैं कि किस तरीके से हुकूमत जो है, या ख़ास तौर से हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और हमें बेवकूफ़ समझते हैं। तो कुछ अंधभक्त भी अब कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी 80% अंधभक्त तो ऐसे हैं कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो खैर, अब चीन को लेकर मोदी जी बड़े घिर गए हैं और उनकी आलोचना की जा रही है। कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी भी लगातार हमला कर रहे हैं मोदी सरकार पर और मोदी जी पर। इस वक्त कांग्रेस का यह कहना है कि चीन से आप बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ मीटिंगें कर रहे हैं और वो घुसता जा रहा है, हमारे फौजियों को मारता जा रहा है। तो कांग्रेस कहती है कि चीन बातचीत की जबान नहीं समझता। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को दूसरा डोकलाम नहीं बनने दिया जाना चाहिए, बल्कि चीन को बातचीत की जबान के बजाय, जैसे आप कांग्रेस के जमाने में चिल्लाते थे और हमले की बात करते थे और बहादुरी की और 56 इंच की बात करते थे, अब उसी की जरूरत फिलहाल पड़ी है। मगर आप दबक कर चुपके हुए डरपोक बनकर बैठ गए हैं। नाज़रीन, दिल्ली फसाद के ताल्लुक से आप और हम सब जानते हैं कि किसका किया कराया है, मगर आतंकवादी मीडिया ने किन लोगों के सर पर उसको डाल दिया था। खैर, दिल्ली फसाद की बड़ी खबर इस वक्त आई है कि आरएसएस का एक कारकुन, एक कार्यकर्ता एक कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि साहिल परवेज के वालिद को फरवरी में कत्ल किया गया था। दिल्ली दंगों के दौरान कत्ल करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक आरएसएस कारकुन को गिरफ्तार किया। साहिल परवेज ने 19 मार्च को दिल्ली पुलिस को ईदगाह कैंप से बाकायदा एक लेटर लिखकर दरखास्त दी थी। आपको बता दूं कि इनकी फैमिली को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होने वाले दंगों में बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया था और इनके वालिद को भी कत्ल कर दिया गया था। तो फिर परवेज ने लिखा था कि ये लोग मेरे वालिद को कत्ल करने के बाद मुझे और मेरी फैमिली को भी कत्ल करना चाहते थे, लिहाजा मैं अपनी शिकायत रजिस्टर करवा रहा हूं। मैं दरखास्त करता हूं कि मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे और मेरी फैमिली को सिक्योरिटी दी जाए। आखिर अब मामला सामने आया है, दिल्ली फसाद की बड़ी खबर कि एक आरएसएस कारकुन को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी चौंकाने वाली खबर और सामने आई है। जी हाँ, दिल्ली में कपिल मिश्रा कौन है ये सब जानते हैं और क्या क्या कारनामे अंजाम दिए ये सब जानते हैं, मगर क्या करें इस मुल्क में क्या हो रहा है, बस कहते हुए भी शर्म आती है। खैर, कपिल मिश्रा के ताल्लुक से बड़ा अजीब चौंकाने वाला बयान सामने आया है कि दिल्ली फसादात की समाअत जब हो रही थी, कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, तो उस दौरान गवाह के बयान के बावजूद, क्योंकि गवाह ने यह कहा कि कपिल मिश्रा के हामियों ने, कपिल मिश्रा के समर्थकों ने पंडाल जला दिया। वो जो पंडाल जला था, कपिल मिश्रा के समर्थकों ने पंडाल जलाया, ये गवाह ने बयान दिया। लेकिन अफसोस कि चार्जशीट में बीजेपी के इस लीडर का दूर दूर तक नाम भी नहीं। आप देखिए दिल्ली पुलिस का चेहरा, आप देखिए कितना घिनौना और कितना घटिया चेहरा इस रिपोर्ट से सामने आ रहा है। हाँ, एक सिख भाई बिंद्रा,
वो खाना खिला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। CAA NPR और NRC के वक्त में जब आंदोलन चल रहे हैं इस काले कानून के खिलाफ, तो जो उसमें खाना खिलाकर लोगों की मदद कर रहा है, तो उस बिंद्रा का नाम तो दिल्ली फसाद की रिपोर्ट में आ रहा है, चार्जशीट में आ रहा है। लेकिन जो आदमी खुल्लम खुल्ला धमकियों के साथ पंडाल जला रहा है, जिसके बारे में गवाही दी जा रही है कि इसके हम समर्थकों ने पंडाल जलाया, तो उसका नाम चार्जशीट में भी शामिल नहीं है। और आपको यह भी बता दूं कि दिल्ली फसाद को लेकर जो कपिल मिश्रा की जहरीली तकरीर थी, भड़काने वाली तकरीर थी, दिल्ली पुलिस ने उस पर भी चुप्पी साध रखी है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ यात्रा की इजाजत नहीं दी थी और कहा था कि जगन्नाथ हमें माफ कर देंगे, लेकिन बाद में प्रेशर और दबाव ऐसा आया कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जगन्नाथ यात्रा की इजाजत दे दी। और अब जो फोटोज आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। अब इसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि मुसलमानों ने ईद की नमाज भी घर में पढ़ा और 3 महीने से जुमा भी घर में पढ़ रहे हैं। अब रजा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी साहब ने महाराष्ट्र के CM वजीर आला उद्धव जी ठाकरे से डिमांड किया और मुतालबा किया कि महाराष्ट्र की मस्जिदों में नमाज़े जुमा की इजाजत दी जाए। नाज़रीन, आइए बात करते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की कोरोना अपडेट को लेकर। जी हाँ, आज मैं से एकदम आखिरी में सुना रहा हूँ, क्योंकि डर और खौफ भी ख़त्म होना चाहिए। एक्चुअल में मीडिया वालों ने ही ज़्यादा डर और खौफ फैलाया था, लेकिन कोरोना की अपडेट देना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि हालात यकीनन बिगड़ते जा रहे हैं। और अब पहले 8,000 का आंकड़ा, 5,000 का आंकड़ा, 8,000 का आंकड़ा, 10,000 का आंकड़ा, 15,000 का आंकड़ा, और अब तो आंकड़ा पहुंच गया है मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,000 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। और मुतासरीन की कुल तादाद अब मुल्क में 4,56,000 यानी 4.5 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। आपको बता दूं कि हमारे मुंबई का हाल यह है कि मुंबई में 2 पुलिस एहलकारों की फिर कोरोना से मौत हुई है और क्राइम ब्रांच यूनिट 9 का स्टाफ भी कोरोना का शिकार हो गया है। और बंगाल का हाल तो यह है कि बंगाल में लॉकडाउन में 31 जुलाई तक तौसी कर दी गई। यानी आप अंदाजा लगाए कि कितना खतरनाक माहौल बंगाल में बनेगा। ऐसे ही कर्नाटक की कोरोना की अपडेट ये भी आई है कि कर्नाटक में एक IPS अफसर भी कोरोना से मुतासिर हो गया है। और हिमाचल की कोरोना की अपडेट यह है कि 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए और वहां पर अब कुल तादाद 774 के करीब पहुंच गई है। और मगरिबी बंगाल की एक रिपोर्ट और ये आई है कि अब वहां इलाज से इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश इंदौर की कोरोना को लेकर अपडेट ये आई है कि वहां पर 19 से 34 कोविड-19 से तकरीबन 34 अफराद नई जो रिपोर्ट है मुतासिर हुए हैं और 4 लोगों की मौत की खबर है। और रियासत महाराष्ट्र के परभनी जिले में कोरोना वायरस के पेश नज़र 3 दिनों के लिए सख्ती के साथ कर्फ्यू के निफाज का ऐलान कर दिया गया है। वहां पर एक ही दिन में 3 पॉजिटिव मरीज पाए गए और अब बेकार घूमने फिरने वालों की खैर नहीं, उनका जबरदस्त लाठियों और डंडों से पुलिस वाले स्वागत करते हुए नजर आएंगे।